बिग डेटा के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि कैसे ये कंपनीज को न सिर्फ ऑपरेशनली बल्कि स्ट्रेटेजिकली हेल्प करती है। आपके स्टडी मटेरियल के अंदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी मौजूद हैं और इंडस्ट्री वाइड डेटा यूजेस भी मौजूद हैं, यानी उसके यूज केसेस मौजूद हैं कि बिग डेटा इंडस्ट्रीज को कैसे जो है वो हेल्प करता है। मैं अपनी कॉन्वर्सेशन और एक्सप्लेनेशन में इंशाल्लाह दोनों चीज़ें कवर करता हुआ चलूँगा, यानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी एग्जांपल्स होंगी और हम इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। सबसे बड़ी और प्राइमरी जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट किसी कंपनी को होता है वो है डेटा ट्रांसपेरेंसी का। एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है। आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके कस्टमर्स क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपके कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ होता है। वो हर वक्त इस चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, वो पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस देना शुरू करें और अगर उन्हें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ का, हार्ट अटैक का या कैंसर का, खुदा न खास्ता इस तरीके की जो मुज़ी बीमारियां हैं, इनका क्या रेशो है, इसका क्या डेटा एनालिटिक्स है, तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ की पॉपुलेशन ऑन एवरेज उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और हमें किस अमाउंट में, किस प्रीमियम के साथ जो है वो कितने क्लेम्स रिसीव हो सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो क्लेम्स कम आने के चांसेस हैं, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है या एवरेज एज कम है तो क्लेम्स ज़्यादा आने की, क्योंकि उनका 60 ईयर्स का कैप होता है, मेरा ख्याल है 60-65 ईयर्स का गालिबन किसी कैप के थ्रू वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उस कैप के परस्पेक्टिव से उनकी क्लेम्स का अमाउंट कितना बनेगा। अगर क्लेम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्लेम्स कम आ रहे हैं तो उन्हें कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब एक दफ़ा अगर उन्हें अपनी टारगेट मार्केट, अपनी पॉपुलेशन का ये सारा डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है लोगों का ईटिंग पैटर्न क्या है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, हेल्थ एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है, किस तरीके से लोग अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग के अंदर पाकिस्तान जैसे ममालिक का जो है वो नाम आता है। बैड एक्टिविटीज़, जो हेल्थ एक्टिविटीज़ मतलब इस तरह की नहीं होती, कोई खाने पीने का ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता, इस तरीके की चीज़ें, ये सारी इस तरह के ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस ब्लॉक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इन ममालिक के अंदर नहीं होते, बस चल रहे होते हैं जिस तरीके से चल रहे होते हैं। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ये डेटा विजुअलाइजेशन आ जाए, तो आप बड़ा इजीली इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने अपनी आगे की चीज़ों को कैसे लेके चलना है। अगर आपके पास एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में डेटा ही मौजूद नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंसी से नज़र ही नहीं आ रहा, तो ना आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकेंगे, ना अपनी खुद की परफॉर्मेंस को जो है वो बहरहाल ट्रैक कर सकेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, चीज़ें साफ शफाफ तरीके से नज़र आने लग जाती हैं, समझ आ जाता है क्या चीज़ क्या स्टोरी बता रही है और आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है। दूसरे नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि लोगों की नीड्स, लोगों की वेरिएबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनके आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी इस बात को एनालाइज करना चाहती है कि भाई अगर मैं कोई HR ट्रेनिंग करवाती हूँ, कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ की, तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी में कितना फ़र्क आता है। या अगर मिसाल के तौर पर मार्केट पर कोई नया सॉफ्टवेयर है, लेट्स से ChatGPT आया है, ठीक है, मैंने पूरी कंपनी को ChatGPT की फ्री सब्सक्रिप्शन दे दी फॉर 3 मंथ्स टाइम। अब मैं उस डेटा सेट से ये एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या पिछले 3 महीने में मेरी एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग करवा के उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मुझे वो ट्रेनिंग बार बार करवानी चाहिए, बेहतर इंप्रूव्ड फॉर्म में करवानी चाहिए और ट्रेनिंग को एज अ मॉडल लेके चलना चाहिए। अगर ChatGPT या इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर को जब मैं एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता हूँ तो उनके काम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, तो मुझे ऐसे टूल्स में उन्हें और अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छे से सिखाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए उसको कंपनी वाइड लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा, और ऐसे सिमिलर टूल्स हमें अपने बना लेना चाहिए। तो लोगों की क्या नीड्स हैं, लोगों की कैसी परफॉर्मेंस है, लोग किस तरीके से चल रहे हैं प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर, सप्लाई चेन में, सेल्स में, मार्केटिंग में, HR में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, इनबाउंड आउटबाउंड एवरीथिंग में, सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को एनालाइज कर सकता हूँ कि साल के किस टाइम पे, किस टाइम पीरियड में, किस वजह से उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती। लेट्स से कोई कंपनी एनालाइज करती है कि बोनस मिलने के महीनों में परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है, या कोई अगर अच्छा कोई कमीशन मिल जाता है, कोई वेरिएबल रेम्युनरेशन सेल्स वालों को मिल जाती है, तो उनकी काम में प्रोडक्टिविटी में कितने परसेंटेज जो है इंप्रूवमेंट आती है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका बोनस काफ़ी है या कम है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, मतलब बोनस कम है, लोग उससे शायद इतना खुश नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेके उन महीनों में काम करते हैं, दैट मीन्स उनके लिए वो बोनस वर्थ वाइल है, उनके लिए मटीरियल है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो पसंद करते हैं। तो लोगों को एनालाइज करना आसान हो जाता है। नंबर 3, आप अपनी पॉपुलेशन को सेगमेंट कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे आपने पूरी इंडस्ट्री के लोगों को, कस्टमर्स को, टारगेट मार्केट को सेगमेंट कर दिया। आपने बोला जी देखिए, फॉर एग्जांपल आप फैशन अपैरल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फैशन अपैरल के अंदर आपने कहा यार 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों की ये कैटेगरी है, ये 4 कंपनीज है जो इसको प्रोवाइड करती हैं। 6 से 19 साल तक की या 20 साल तक की जो टीन एज वाला सारा हिसाब किताब होता है, उसमें ये वाली कंपनीज है, ये इनको कैटर करती हैं, ये इस प्राइस पॉइंट पे सप्लाई करती हैं। फिर 20+ थोड़ा सा आप मेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, वहां से लेके 30-35 तक इस तरीके की क्लोथिंग, फैशन अपैरल ब्रांड्स और वो इस प्राइस पॉइंट पे ये कपड़े प्रोवाइड करते हैं। फिर 35 से 40 या 45 साल की उम्र में ये कैटेगरी है, 45 से 60 में ये कैटेगरी है। आपने सब जगह बाइफिकेशन कर ली, और बाइफिकेशन करके, सेगमेंटेशन करके आपको पता चला कि यार ये वाली जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी के अंदर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और प्राइस भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। यहां पे एक गैप है, यहां पर एक गैप है। ऐसा करो, इधर कोई ऐसी प्रीमियम चीज लेकर आओ जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, और आप सॉर्ट ऑफ एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी वहां पे जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक क्लॉक के पर्सपेक्टिव से, और क्वालिटी और प्राइस का एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ उसको जो है वो फिर उस सेगमेंट के अंदर आप प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में किया लकी मोटर्स की एग्जांपल को डिस्कस किया था कि उन्होंने स्पोर्टेज गाड़ी उस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च की जिस प्राइस ब्रैकेट में और कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया, उन्होंने डेटा को एनालाइज किया, सेगमेंटेशन कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप कंपनीज की सेगमेंटेशन कर देते हैं। ये ब्लू चिप आइटम्स है, ये मिड टीयर आइटम्स है, ये लो कैप आइटम्स हैं, ये पेनी स्टॉक्स हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं। आपने सबकी मूवमेंट्स को एक टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्म में अंडरस्टैंड किया, और आपने देखा कि मार्केट के ड्राइविंग स्टॉक्स कौन से हैं, ड्राइविंग कॉइन्स कौन से हैं। जब ये कॉइन मूव होता है तो ये कैसे बिहेव करता है, जब ये मूव होता है तो ये कैसे बिहेव करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर इस वाले पेयर के अंदर ये मूवमेंट हो रही है तो उससे दूसरे पेयर को क्या इफेक्ट हो रहा है। ये सारे डेटा सेट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, और फिर एल्गोरिथम्स की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जाता है उन सेगमेंट्स के ऊपर कि अब यहाँ पे क्या मूवमेंट होगी, अब यहाँ पे कैसा बिहेवियर होगा, अब यहाँ पे किस तरीके से जो है वो हम चलेंगे। हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करके, सेगमेंटेशन करके फ्यूचर की जो है वो प्रेडिक्शंस की जाती हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका जो ह्यूमन डिसीजन वाला सारा एलिमेंट है। ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स की बेसिस पे आप डिसीजंस बनाते हैं। पिछले 50 साल, 25 साल, 100 साल का डेटा मशीन्स को दिया जाता है और कहा जाता है भाई जब ये था तो ऐसे हुआ था, ये था तो ऐसे हुआ था, ये था तो ऐसे हुआ था। अब इसको प्रेडिक्ट करके आप बताएं कि आगे सूरत हाल जो है वो क्या होगी। जैसे 2020 में कोविड आया, कोविड के बाद बहुत सारी नई कंपनीज नजर आई, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स नजर आए। तो ये पहली बार नहीं हुआ था। आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू वाला पेंडेमिक आया था पूरी दुनिया में। तो उस फ्लू वाले पेंडेमिक के बाद भी बहुत सारी नई कंपनीज ने जन्म लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग फारिग थे, अपनी डेली नौकरियों पे नहीं जा रहे थे, उन्हें सोचने का वक्त मिल रहा था, समझने का वक्त मिल रहा था, और नई आइडियाज पे काम कर रहे थे। कोविड में भी यही हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स क्विट की, बहुत सारे लोगों ने नई आइडियाज पर काम किया, कई टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स जो है वो नजर आए, कई लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो काम किया। और हम डिजिटल पर्सपेक्टिव से 10-12 साल, 15 साल आगे आ गए। आमतौर पर अगर हम ये करते तो हमें इतनी तरक्की करने में शायद 12-15 साल और लग जाते, लेकिन कोविड के बाद 2 से 3 सालों के अंदर ये सारी चीज हमने जो है वो कवर कर ली। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस तरह के पास्ट को अंडरस्टैंड करके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग का अंदाजा लगाना, एल्गोरिथम्स का उसको प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना, ये कंपनीज को बहुत हद तक हेल्प करता है। और फिर जब सर आपके पास डेटा की ट्रांसपेरेंसी मौजूद है, आप प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, आप पॉपुलेशंस की सेगमेंटिंग कर सकते हैं, आपको मशीन प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके दे सकती है, तो फिर आप नए प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाएंगे, आप नई सर्विसेज क्यों नहीं ऑफर करेंगे, आप नई मार्केट्स को क्यों नहीं एक्सप्लोर करेंगे, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीजें आप क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब मार्केट्स को समझेंगे, कस्टमर्स को समझेंगे, इनसाइट्स को समझेंगे, आइडियाज मिलेंगे, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होगा, तो कंपनी वुड कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, विद एनहांस्ड फीचर्स, विद इम्प्रूव्ड फीचर्स। और इन सारी चीजों को ऑफर करने के बाद नए से नए प्रोडक्ट्स, नई से नई सर्विसेज कस्टमर्स को ऑफर की जाएंगी, जो बिल्कुल राइट तरीके से राइट टाइम के ऊपर उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को जो है वो ऑफर कर रहे होंगे, और कस्टमर्स उन चीज़ों को जो है वो पसंद करेंगे। आप देखते हैं मार्केट्स में जो नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए बिजनेस मॉडल्स आते हैं, वो डेटा को अंडरस्टैंड करके ही आते हैं। करीम के डेटा को अंडरस्टैंड किया तो इनड्राइव ने ये फीचर निकाला कि भाई ये पीक टाइम से लोग जो है वो खुश नहीं है। करीम पीक टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहा था? वो सर डेटा को अंडरस्टैंड करके कर रहा था। वो गाड़ियों की लोकेशन को, ट्रैफिक को एनालाइज करता था। जीपीएस या लोकेशन, ये इस तरह की चीजें अवेलेबल होने के बाद बाकायदा बिजनेस मॉडल्स खड़े हो गए हैं। ऐसे बाकायदा गूगल मैप्स पे रिव्यूज आते हैं। गूगल मैप्स पे लोग ये देखते हैं कि इस लोकेशन को कितनी बार विजिट किया गया, कितनी बार देखा गया, कितनी दफा यहाँ पर लोग गए, क्या इसकी रेटिंग है, क्या इसके रिव्यूज हैं। नए नए बिजनेस मॉडल्स निकल आए,
इन इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, डेटा पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर, इस डेटा को इस्तेमाल करके नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, नए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कपड़े, जूते, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आपको इसके यूज केसेस नजर आएंगे। इंश्योरेंसेस बिग डेटा को इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मिंग के लिए। दवाइयाँ नई नई प्रोड्यूस हो रही हैं इंसान के ह्यूमन डेटा को और बायोलॉजिकल डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद, बायोटेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके ऐसे खाने पीने की चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं जो और ज़्यादा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो और हेल्थ फ्रेंडली हो, आपकी तबीयत को जो है वो ज़्यादा ख़राब ना करे। एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि फर्टिलाइज़र को और इस तरह की चीज़ों को जो है वो रिमूव किया जा सके। बाकायदा सैटेलाइट को यूज़ करके, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो क्रॉप आपने यहाँ लगाया है, जो पौधा आपने यहाँ पे लगाया है, उस पौधे की क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या यील्ड होगी, और उससे आप कितना जो है वो उसको आउटपुट को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, या वो कितना जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप राइट टाइम पे, जिस तरीके से गाड़ी का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि 5000 माइलेज पे ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऑयल चेंज करवाना है, बिल्कुल ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, FMCGs के अंदर, फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कब साल के किस वक्त, किस टाइम पे, किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है और उन्हें प्रोवाइड करने को कंपनी को जो है वो काम करना चाहिए। नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज जो है वो निकल करके आती हैं और काफ़ी हद तक इसमें जो है वो आसानी हो जाती है। ये बहरहाल वो फ़ायदे हैं, वो एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे हमने बिग डेटा के अंडरस्टैंड किया। अब कुछ और किताबें, कुछ और ऑथर्स, कुछ और पर्सपेक्टिव्स भी यहाँ पर बताते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के एतबार से, और वो 3-4 पॉइंट्स भी आए हम डिस्कस करते हैं। कुछ किताबों में इन्हीं फ़ायदों को या इन्हीं यूज़ केसेस को, इन्हीं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एलिमेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज कर सकती हैं। कहाँ इन्वेंट्री में वेस्टेज आई, किधर लेबर प्रोडक्टिव नहीं थी, कहाँ हमने फैक्ट्री के अंदर जो है वो वक्त ज़ाया किया है, कब हमने सेल्स में अच्छी परफॉर्मेंस की है, कब हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मार्केटिंग के अंदर इसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि आपने अगर एड पे 100 रुपये लगाए तो उससे कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया, क्या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, क्या आपका बर्न रेट है, क्या आपका चर्न रेट है, कितना जल्दी कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपके एड में आप क्या दिखाते हैं कि कस्टमर उस पर रिस्पॉन्स करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरी बिग डेटा की मदद से की जा सकती है, जो प्रीटी मच हमने पिछले फवायद के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया। डेटा को एक्सप्लोर किया जा सकता है, यानी एक तो है कि आपके सामने एक फॉर्म ऑफ डेटा, आपने उससे एक इंसाइट निकाली, लेकिन दूसरा ये है कि आपने उसके अलग अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की, अलग अलग तरह से एनालाइज करने की कोशिश की कि यार अब मेरे कस्टमर को क्या चीज़ पसंद हो सकती है, अब इन्वायरमेंट में कौन सा ऐसा चेंज आ रहा है, अब मैं क्या चीज़ नई कर सकता हूँ। तो आप उसी डेटा के साथ खेलते हुए, यूज़ करते हुए, उसको प्ले अराउंड करते हुए तरह तरह के नए नए यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करते हैं, नई नई इंसाइट्स आइडेंटिफाई करते हैं, सोशल एनालिटिक्स करते हैं, कस्टमर का फीडबैक, बिहेवियर, बातचीत, कॉमेंट्स, रिव्यू, रेटिंग, इसको एनालाइज करके देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट पसंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और फिर आता है डिसीजन साइंस, जैसा कि हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया कि एल्गोरिदम्स को यूज़ करके हिस्टोरिक डेटा की बेसिस पर फ्यूचरिस्टिक डेटा को प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आगे हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी, किस तरह की होगी। ये बात याद रखें, जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा मौजूद है वो उतनी बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। आज से अगर 100 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले किसी ने कहा था कि क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑयल की इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं कितना वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंट्रीज जो है वो दुनिया को डोमिनेट करती हैं, तो अब आप समझें डेटा और बिग डेटा इज़ द न्यू ऑयल नाउ। जितना ज़्यादा जिस कंपनी के पास डेटा का एक्सेस मौजूद होगा वो उतना बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे, और एनालाइज करने के बाद अपने रिजल्ट्स को बेहतर बना रहे होंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे होंगे, और नई नई स्ट्रैटेजीज बनाकर नए नए तरीकों से अपने कस्टमर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप देखें, एवेटार बेस्ड वीडियोस हमारे पास आ चुकी हैं। टीचर नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, स्पीकर नज़र नहीं आ रहा, उसका एवेटार नज़र आ रहा है, उसका कार्टून नज़र आ रहा है जो हू बहू उसकी तरह बात कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने टीचर की 8, 10, 12, 15, 20, 100 घंटे की वीडियोस एक सिस्टम को दी। उस मशीन ने, उस मॉडल ने, उस सिस्टम ने उसको समझा कि भाई ये कैसे हैंड मूव करता है, ये कैसे बात करता है, ये कैसे देखता है, ये कैसे एक्शंस करता है, और एग्जैक्टली वैसे ही एवेटार जो है वो प्रोड्यूस करके दे दिया। अब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और मेरी वीडियोस जो है वो बन के आ रही हैं। दिस इज नथिंग बट अ यूज केस ऑफ बिग डेटा। इतने ज़्यादा डेटा को मैंने स्ट्रक्चर किया, एनालाइज किया कि जी पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं, इंडियन कैसे बोलते हैं, यूके वाले कैसे बोलते हैं, कनाडा वाले कैसे बोलते हैं, उन सबके यूज केसेस बना के, इन सबके एवेटार्स बना के टीचिंग वीडियोस को क्रिएट किया। तो टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, इंटरनेट, दे हैव बीन रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड, दे आर रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड, और आगे जाके भी वो इसी तरीके से रेवोल्यूशनाइज करते चले जाएंगे, नए नए यूज केसेस आते चले जाएंगे। टुडे कंपनीज आर नॉट प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज।
टुडे कंपनीज आर टेक्नोलॉजी कंपनीज सेलिंग दैट प्रोडक्ट। थोड़ा सा फर्क है, समझिएगा। एक है कि आप एक बैंक हैं और आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा ये है कि आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और आप एक बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी एक्चुअली आपकी बेस है, आपकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर सारा बिजनेस किया जा रहा है। ये बिग डेटा के यूज केसेस हैं, तरीकाकार है जिससे कंपनीज को लेवरेज करती है और कंपनीज जो है वो आगे बढ़ती हैं। टेक्निकली स्पीकिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है डिसीजन मेकिंग के लिए। कंपनीज को कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, सोशल एनालिटिक्स का, एनवायरनमेंट का, जनरल एनवायरनमेंट का डेटा चाहिए होता है और उस डेटा को एनालाइज करके कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, नई नई सर्विसेज ऑफर करती है और उन चीज़ों को एनालाइज करके राइट प्राइस पॉइंट, राइट क्वालिटी पॉइंट जो है वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया से आने वाला डेटा, जनरल इन्वायरमेंट से मिलने वाला डेटा, ये जीपीएस लोकेशन, इस तरह की सर्विसेज से मिलने वाला डेटा, जनरली जो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता चला जा रहा है, व्हाट्सएप वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसके थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, जितना डेटा का फ्लो हो रहा है, ये सारा कंपनीज को हेल्प करता है। फेसबुक जैसी कंपनी, व्हाट्सएप जैसी कंपनी कि राइट टाइम पे राइट चीज़ आपको जो है वो टारगेट करके दिखाएं और कंपनीज के रेवेन्यूज़ को जो है वो मैक्सिमाइज करें। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब आए कुछ सवालात की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली बिग डेटा कंपनी को किस तरीके से जो है वो हेल्प करता है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और कैसे कंपनीज इसको जो है वो लेवरेज कर सकती हैं। हमारे पास एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इंडस्ट्रीज होंगी, कंपनीज होंगी और हमें बताना होगा कि बिग डेटा को किस तरह लेवरेज कर सकती हैं और उनको यहाँ पर क्या जो है वो फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।